अस्सलाम वालेकुम जुले। आप देख रहे हैं ग्रेटर लद्दाख और मैं अली वज़ीरी। नाजरीन, जिस तरह से आप बखूबी जानते हैं कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की दहशत, वबा और इसका कहर दुनिया भर जारी है। और अगर हम मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में हर आए रोज़ कोरोना वायरस की पॉजिटिव केसेस सामने आते जा रहे हैं। और अगर हम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम बात करें तो यहाँ कोविड-19 पर किस तरह से काबू पाया जा रहा है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए हम आज मौजूद हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर कारगिल के ऑफ़िस में। जनाब बसीरुल हक चौधरी साहब के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब, ग्रेटर लद्दाख के इस शो में मकदम करते हैं। सबसे पहले सर होगा कि जिस तरह से सेक्शन 144 CRPC पूरे मुल्क में किसी भी रियासत में या किसी भी जगह पे मौजूद नहीं था, नाफिजुल अमल नहीं था। और अगर हम अपने पड़ोस यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ भी ये सेक्शन उस वक्त नाफिजुल अमल नहीं था, जबकि आपने ज़िला करगिल में सेक्शन 144 का जो आया, उसके पीछे, उस तदबीर के पीछे क्या राज छुपी थी और किस तरह से कोविड-19 पर यहाँ काबू पाने के लिए साबित हुआ और क्या मुअस्सर रही सर? देखिए, जैसे मैं बताऊं आपको कि जब ये कोरोना वायरस का जो केसेस हैं, जब ये पूरे मुल्क में जो है आने लगे और खिता लद्दाख में भी जैसे शुरू हुए, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे ज़वार जो हैं वो लगभग 1000 के करीब जो है वो ईरान गए हुए थे। तो उनका भी जो आमद का सिलसिला था वो शुरू हो गया। तो उसी शुरुआती दौर में लगभग हमारे पास जो है 152 ज़वार जो हैं जो ईरान से हैं वो वापस आ गए। तो हमारे पास एक जो जजमेंट थी वो ये थी कि इतने लोग अगर आए हैं तो इनको सर्विलेंस पे रखना बहुत ज़रूरी है। किस एरिया में ये रहते हैं, उनका एक जो कंटेनमेंट का जो मैप है वो बना के रखना है। ये किस से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। मेडिकल की जो टीम है वो हर रोज़ सर्विलेंस पे इनको सर्विलेंस करने के लिए जा रही है। तो उसी तरीके से हमें इन चीज़ों को जो है हमने पहले से ही तैयार रखा था कि हमारे पास पोटेंशियल जो है आउटब्रेक हो सकती है। उस बेसिस पे हमने अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखा। उसी सिलसिले में जब हमारे पास जो सबसे पहले जो केस, जो सांखू का केस आया, तो जो ही वो केस हमारे पास आया तो हमारे पास प्लान जो है वो रेडी था। हमारी टीम्स जो थी वो रेडी थी, चाहे वो SDM हो, ADC हो, तहसीलदार हो, रेवेन्यू हो, मेडिकल की टीम हो, पुलिस की हो, हर चीज़ जो है वो हमने तैयार करके रखी थी। जो ही हमें केस का पता लगा तो हमने 3-4 घंटे के अंदर पूरे एरिया को जो है वहाँ पे कंटेनमेंट जोन में डाल दिया। 144 पूरे करगिल में जो है हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। मुझे ये 100% जो है वो इस बात का जो एहसास था कि हमारे यहाँ पे अगर 152 आदमी हैं तो अभी हमने उनकी कोई टेस्टिंग नहीं कराई है, क्योंकि SOP के मुताबिक जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़ी चीज़ें आती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले इनकी क्यों नहीं सैम्पलिंग करवाई। तो सैम्पलिंग एज पर SOP जो सैम्पलिंग होती है कि कोई भी अगर सिम्टोमेटिक आदमी है, मतलब जिसको किसी किस्म का कोई सिम्टम शो हो रहा है, बुखार हो रहा है, अगर खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, बॉडी एक मतलब जिस्म दर्द हो रहा है, या ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ हो रही है अगर, तो उसका आप जो है वो टेस्ट कराएंगे। तो हमने ये हमारे राडार पे थे, लेकिन जब हमारे केसेस कुछ ऐसे आने लगे तो हमने एक डिसीजन ये लिया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया, जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और हमारा डिसीजन पहले से भी, हम इस चीज़ के लिए रेडी थे कि जितने भी ईरान रिटर्नी ज़वार हमारे पास हैं इन सब की हम सैम्पलिंग करवाएंगे। तो वैसा ही हमने करवाया और उसके बेसिस पे जो है कुछ केसेस पहले निकले, कुछ अभी निकले। और 144 निकालने का ये था कि जितने भी 152 ज़वार जो बाहर से आए थे हमारे पास पहले, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे थे। तो अगर हम निफाज नहीं करते, दफ़ा 144 का जो धारा 144 अगर उसको नहीं यहाँ लगाते, तो उसके बेसिस पे थे कि लोगों की मूवमेंट फ्री हो जाती। मूवमेंट फ्री होती तो वायरस जो है ये कंटेक्ट टू कंटेक्ट हो रहा था। तो हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पहले से ही हमने निफाज कर दिया। तरह से एक तरफ अगर हम देखें, ज़िला इंतज़ामिया काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें कि ये मजहबी इदारों का आपको इस कोविड-19 और रोकथाम के लिए मजहबी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या समाजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके किस तरह से आपको ताउन मिला? देखें, ये बात तो बड़ी काबिल ज़िक्र है और मैंने बहुत जगहों पे ऐसा मेंशन भी किया है कि हर हिस्सा जो है वो सोसाइटी का ही हिस्सा है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मजहबी इदारे हों, सोशल हों, पॉलिटिकल हों, काउंसिल है, सब सोसाइटी के पार्ट हैं।
और जब तक सोसाइटी में हर आर्गन अपना अपना रोल प्ले नहीं करेगा तब तक सोसाइटी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, और जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने निभाई है। तो जैसे मैं बताऊं यहाँ पे कि जो मजहबी इदारे हमारे हैं, जो ऐसे तो 12-13 हमारे मजहबी इदारे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन जो मेन हैं जैसे आप देखेंगे कि सांखू में है, ISK है, यहाँ पे IKMT है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से जो है इस चीज़ को समझा। जो उस कोविड-19 के रिलेटेड SOPs थी, गाइडलाइंस थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लोगों तक पहुँचाई, लोगों को जो है उनको समझने में, उनको समझाने में मदद की दोनों इदारों ने। और उनकी जो हेल्थ की जो विंग है उन्होंने भी अपने लेवल पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काम किया, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा ताउन दिया। मैं आपके ज़रिए उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से हमारी जो ये साझेदारी जो चल रही है कि किस तरीके से हम कोविड को लेके काम करें ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। तो आने वाले टाइम पे भी हम यही उम्मीद करते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, खासकर काउंसिल की बात करें, तो काउंसिल ने भी इसमें अपना काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया है, और वक्तन फ़क्तन जहाँ जिसकी ज़रूरत थी वहाँ पे उसने वो काम किया है, और हमें बहुत एरियाज में जो है इसमें जिस तरह से कोविड-19 के चलते जो सांखू एरिया को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है अभी भी, लेकिन ज़्यादा अगर चिकटन से भी हमें उतनी शिकायत मौसूल नहीं हो रही जितनी सांखू से। सांखू के पंचायत हो या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ दिनों पहले लिखा था, वहाँ सर एक्चुअली एसेंशियल कमोडिटीज़ की अशद किल्लत है। अभी भी शायद कल ही मेरी बात हुई कुछ दुकानदारों से, कह रहे हैं कि हम करगिल आके सामान ले नहीं सकते क्योंकि हम कंटेनमेंट जोन एरिया से बिलोंग करते हैं, और अगर करगिल वाले कोई अगर यहाँ का जो होलसेलर सांखू नहीं आ सकते हैं तो ऐसे में SDM साहब उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये अब किस तरह देखते हैं, और मज़ीद खुसूसन माह रमज़ान और मुबारक के चलते लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसका क्या सलूशन है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कभी भी जब हम कोई भी एरिया जो है, खासकर इस कोविड-19 को लेके अगर हम बात करें, तो किसी भी एरिया को अगर हमें कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना होता है या उस एरिया को हमें जो है वो पूरे एरिया को फेंस करना पड़ता है या उस एरिया में हमें सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, तो आपको पता है कि हम ये सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर करते हैं। उसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ कैसे सप्लाई करनी है, उसमें मेडिकल की जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको कैसे डील करना है, वहाँ पे किसी किस्म की, जैसे तो आपको भी पता है कि दुनिया का दस्तूर है कि भाई वहाँ पे अमवात भी हो रही हैं, लोग जो है नेचुरल जो डेथ से जो है वो डेथ्स भी हो रही हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनको यहाँ लाया जा रहा है, बहुत सारे और पेशेंट्स हैं जिनको सांखू से शिफ्ट करके लाया जा रहा है। तो ये लोगों का कहना या जो आवाम जो बोल रही है, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके तहत जो है वो निकाला जाता है। देखो, जब किसी भी एरिया में किसी भी कोई पॉजिटिव केस आता है तो अभी तक आपने देखे कि सांखू से 4 आए हैं और एक ही जगह से आए, 2 पहले जिस जगह से आए, दूसरे 2 भी उसी जगह से आए। तो अगर आप देखेंगे कि अगर इन लोगों का हम फ्री फ्लो करते हैं, ठीक है ना, किसी तरीके से इनको अनरेगुलेटेड वे में कि जहाँ ये जाना चाहें करेंगे, तो आपको भी पता होता कि अभी नतीजा क्या होता। बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की हम बात करें, हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होता है। हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ की एक पूरी टीम है जिसका नोडल ऑफिसर है हमारा यहाँ पे ACD कारगिल जो है वो उसका नोडल ऑफिसर है। पूरा प्लान है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको पूरा डेटा और पूरा फैक्ट्स बताऊंगा कि कितना आज तक हमने जो है वो सांखू कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे हैं कि कितना हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो सप्लाई की है। हाँ, इतना ज़रूर शिकायत उनको होगी कि देखो कंटेनमेंट जोन में हम कोई दुकान नहीं खुलने दे रहे, क्योंकि अगर दुकान खुलने देंगे तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी मिक्स होगा। तो हमारा जितना हम लोगों को सर्विसेज देते हैं, जितना लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उसके साथ साथ हमारा एक बुनियादी फ़र्ज़ एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी है कि किसी दूसरे की जान को, उसकी लाइफ को रिस्क में ना डाला जाए। अगर कोई भी आदमी, मिसाल के तौर पे अभी तक जो 2 आदमियों का हमें नहीं पता था कि ये पॉजिटिव हैं, जिनका अभी पता लगा, अगर ये खुले तरीके से अगर पूरे सांखू कंटेनमेंट जोन में घूम रहे होते तो आप भी देखते कि इसका नतीजा क्या होता। तो इसी तरीके से हम हर रोज़ जो है इसके ऊपर मेरे पास डिटेल्स आती हैं कि कंटेनमेंट जोन में कितना हमने मटेरियल सप्लाई किया है और रेगुलर वे में हो रहा है। और अभी तक मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अभी तक लगभग हमारे पास पिछले 2 दिन में जो आया, पहले तो 3,500 टन के करीब माल आया, अभी जो है लगभग 1,500 टन के करीब माल और आया है। आज की डेट में 5,000 टन माल हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ का है। उसमें वेजिटेबल्स हैं, उसमें जो किराने के जो दुकानें हैं उनके ऊपर जो सामान रखा जाता है वो है, मतलब जो बेसिक नीड्स का सामान है। और उसमें से भी 70% हमने इंश्योर किया है कि आप
रूरल एरियाज़ में भेजेंगे। तो 70% जो रूरल एरियाज़ में आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, चाहे आप सांखू में जाएं, चाहे शकरचिक्तन में जाएं, चाहे जंस्कार में जाएं, किसी भी एरिया में जाएं, हमने एक रेगुलेटेड वे में और एक प्रॉपर वे में जो है वो इन मटेरियल की जो है वो सप्लाई की है। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में जो जिला जो इस बार जो है वो ऑनरेबल एलजी की कोशिशों की वजह से इस बार जल्दी खुला है। तो आप नॉर्मली आप देखते थे कि 15 मई के बाद ही हमारी एसेंशियल कमोडिटीज ट्रैवल होती थी। तो ऐसा हम हमेशा मान के चलते थे कि भाई इतना हमारे पास अपनी स्टॉकिंग जो है वो इतनी होनी चाहिए और इतनी थी भी। और ऐसा नहीं है कि इसकी पहली बार ऐसा हुआ है। और उसके बाद जब हमने इतनी सप्लाई की है तो मुझे लगता है किसी चीज़ की कोई जो है ऑफिशियल तौर पे हमारे पास किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई है। दूसरी बात आपने कही कि जैसे सांखू का बंदा यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का बंदा वहाँ नहीं जा सकता, इसमें एक मैकेनिज्म है कि जैसे सांखू का बंदा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कंटेनमेंट जोन से है, एज पर एसओपी वो नहीं आ सकता है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ से जाएगा तो वो सीधा एसडीएम को रिपोर्ट करता है, एसडीएम आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि यहाँ का बंदा जो है वहाँ ना जाए। और यहाँ पे तो इमरजेंसी जब कंडीशन या ऐसी जब यहाँ पे हालात ऐसे क्राइसिस के समय पे होते हैं, उस समय जो भी चीज़ें हैं वो एक रेगुलेटेड वे में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाती है। अब आपने भी देखा होगा कि कल सोशल मीडिया में कितने फोटोग्राफ्स बोल रहे थे कि भाई करगिल में कितनी सब्जी खाएंगे आप। आपने भी देखा होगा कि लोगों के इतने स्टोर भरे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो बुनियादी तौर पे जो है वो चीज़ ये है कि हाँ, कुछ लोगों के पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन नहीं हो उनके पास, या इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन हो या कंप्लीट वे में ना हो, इसलिए वो बोल रहे हों। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई जानबूझ के ऐसा बोलेगा, उसमें पब्लिक को गुमराही करने की कोशिश करेगा, पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आप जैसे देख रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर हम जो है प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसी किसी चीज़ की कोई कमी जो है वो नहीं। जैसे कि सर आपने पहले भी जिक्र किया कि जो सांखू में जो ईरान रिटर्नी को 2 हस्बैंड वाइफ को पॉजिटिव केसेस आ गया, तो इसके चलते कि वहाँ कि 50 दिन के बाद ये जो केसेस सामने आया है, तो इस चैलेंजिंग को किस तरह से आप देखते हैं और कन्फ्यूजन के शिकार है? क्योंकि अगर लोगों का मानना है कि पहले होता तो कुछ और नतीजा होता, लेकिन आज 50 दिन के बाद टेस्ट किया गया तो लोग थोड़ा सा घबराहट के शिकार है। ऐसे में आप क्या मैसेज देंगे? अली साहब, जैसे मैं आपको बताऊं, हर चीज़ ना एक ज़ाब्ते से चलती है। कोई आनंद फानंद जैसे मेरी क्या मर्जी है, मैं अपने मर्जी से काम कर लूँ, दूसरे की क्या मर्जी है, अपनी मर्जी से काम लेकर, ऐसे नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन एक ज़ाब्ते से चलती है और एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है और उस सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, जो चलती आई है और आगे भी चलती रहे। इसमें एक प्रॉपर जो है ऐसा क्राइसिस जब भी कोई होता है तो उसमें एक प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर एसओपीज और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती है और उनके बेसिस पे काम किया जाता है। तभी हमें हर काम में जो है उसमें कामयाबी भी मिलती है और किस लेवल तक मिलती है ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी भी हमारी गाइडलाइंस थी, अगर आप इनको देखेंगे कि हमने इनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। हमारी जो ग्राउंड पे टीम है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, चाहे मेडिकल की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, रेवेन्यू की हो, एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट पार्ट से हों, हर चीज़ में जो है वो बहुत अच्छे से उसको जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया है। हमारी जो प्लानिंग जो है वो एसओपी के तहत जो है वो ये रहती है कि अगर कोई आदमी किसी को सिम्टम्स हैं तो आपको उसका टेस्ट कराना है। अगर उसको सिम्टम्स नहीं है तो उसका टेस्ट नहीं कराना, लेकिन उसको सर्विलेंस में रखना है। लेकिन आप देखोगे कि हमने इनको अभी तक सर्विलेंस से नहीं छोड़ा। अगर आप देखेंगे कि मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में आ रही हैं कि देखो जी आपने इन लोगों को जो है खुला छोड़ा हुआ था, अभी तक ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, इन्होंने मजलिसें जो है मजालिस जो हैं वो अटेंड्स की हैं, वहाँ शिरकत की है, ये हुआ वो हुआ। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा, अगर ये सारी चीज़ें अगर हम उनको करने दे रहे हैं तो फिर उनका टेस्ट हमने लेके पॉजिटिव कैसे आएगा? इसका मतलब सिंपल ये है कि वो हमारी सर्विलेंस टीम के राडार के ऊपर है, वो सुबह शाम चेक हो रहा है, उसके ऊपर नज़र हम जो है लगातार देख रहे हैं। और 17 मार्च से हमारा जो सांखू का जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में, जिसमें लगभग 4,500 के करीब पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को तो हमने इन करने दिया ना आउट करने दिया। जो भी उनकी सर्विसेज थी, जो भी वहाँ पे डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज जो भी थी, वो हमने डोर स्टेप पे दी उनको। तो हमारी कोई भी टीम या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी केयरलेसनेस का शिकार नहीं है। आप देखेंगे कि हम सुबह शाम दिन रात जो है वो काम करते हैं। हमारा कोई भी आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि जैसे वो आपने कहावत सुनी है कि फौजी बॉर्डर पे जागता है तभी पब्लिक चैन से सोती है, हम लोग जो है जागते हैं तभी आराम से जो है पब्लिक वो आराम से बैठी है। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं, चलो ठीक है बोलते हैं कि 50 दिन के बाद कैसा आया, लेकिन आपने दूसरा पार्ट छोड़ दिया ना कि भाई ये
60वें दिन के बाद जब इसका हम टेस्ट करा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये हमारी सर्विलेंस पे है ना, सर्विलेंस से तो उतरा ही नहीं। और जितने भी अभी हैं, जैसे आपने देखा अभी हमारे पास 550 के करीब जो है वो जवार बाहर से अभी जो जैसलमेर से जो है, गाजियाबाद से यहाँ पे करगिल में हमने रुकवाया। आप उनकी भी कंडीशंस देखें किस तरीके से जो है वो मैनेज कर, हमारे ही लोग तो मैनेज कर रहे हैं। शहरी उनको प्रोवाइड करनी है, मेडिकल की उनको सुबह शाम जो है वो चेकअप करना है, उसमें कोई बीमार होता है उसको शिफ्ट करना है। और उसके साथ साथ आप सिर्फ ये देखें ना कि एक ही लेयर पे काम नहीं होता है। सबसे पहले लेयर काम करती है, फिर उसको बैकिंग के लिए दूसरी लेयर है, फिर उसको बैकिंग के लिए तीसरी लेयर है, फिर उसको बैकिंग के लिए चौथी लेयर है। तो हमारी कितनी लेयर्स जो है ये काम कर रही हैं, और इन्हीं कामों का नतीजा है जो हमारी टीम है। मुझे लगता है कि ये भी हम लोगों में से हैं, और हम लोगों की भी फैमिलीज़ हैं, खासकर इनकी जो करगिल में रहते हैं इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं। ये भी जब घर में जाते हैं तो आप ज़रा सोचें कि ये कितनी वल्नरेबल हैं इनकी फैमिलीज़। वो सिर्फ एक मुलाजिम उस चीज़ का वल्नरेबिलिटी का शिकार नहीं है, इनका पूरा घर और पूरा ख़ानदान शिकार है। तो कम से कम थोड़ा सा पब्लिक जो है इनको अप्रिशिएट करनी चाहिए, पब्लिक जो है इनको इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो सरे फहरिस्त और मतलब अव्वल नंबर पे आके जो है ये करते हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं और डरने वाली बात नहीं है। और जितने भी अगर जो केसेस हमारे पास हैं, जो हमारे राडार पे हैं, हमारी सर्विलेंस टीम के राडार पे हैं, तो मुझे लगता है आपको घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। वो उतने ही सेफ हैं जितने वो पहले थे। बिल्कुल सर, एक और न्यूज़ सामने आ रही है कि जिस तरह से कल शायद कि ज़िले लेह को रेड जोन से बाहर को रेड जोन में रखा गया है, जबकि अगर सही आंकड़ा देखा जाए तो लेह में कोरोना केसेस के जो मुस्बत केसेस वो ज़्यादा है बनिस्बत करगिल के। मैं आपको बताऊं कि ये रेड जोन है, ग्रीन जोन है, येलो जोन है या एकदम फ्री जोन है, ये सारे जोन डिक्लेयर करते हैं मेडिकल वाले, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये प्योरली साइंस के ऊपर जो है, इनकी पैरामीटर्स के ऊपर इनकी जो है वो जांच की जाती है, उसके बाद किया जाता है। जैसे कल आपने देखा होगा कि रेड जोन था, आज सुबह का आपने आंकड़ा नहीं देखा, अभी हम ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में, आप समझ रहे हैं। तो ये आंकड़ा दिन ब दिन जो है ये चेंज होता है। जैसे नॉर्मली मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं कि जैसे हम पेशेंट का जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या शुगर चेक करते हैं, तो टाइमली कभी वो हाई होती है कभी लो होती है, लेकिन उसके ऊपर पूरी सर्विलेंस तो है ना, पूरी नज़र तो है ना उसके ऊपर। इसी तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो टीमें हैं जो इनको डिक्लेयर करती हैं, वो दिन रात सुबह शाम इन चीज़ों के ऊपर काम करती हैं। कल अगर रेड था, आज येलो है, आज येलो है या ऑरेंज है, तो कल अगर मान लो कोई और केस आएगा तो फिर रेड जोन में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ले में केसेस ज़्यादा थे और करगिल में केसेस कम हैं तो इसके बेसिस पे रेड। ये बेसिस जो रेड है, येलो है, ग्रीन है, ये सिर्फ एक्टिव केसेस के ऊपर ही जो है वो किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ले में एक ही एक्टिव केस है, लेकिन करगिल में 4 है ना। तो अब ये जैसे जो ही ये केसेस एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएंगे, मतलब इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी, तो हम एकदम से जो है उस दायरे से बाहर हो जाएंगे। और रेड जोन का मतलब सिर्फ करगिल एक नहीं है। रेड जोन में आप देखोगे, अगर आप रेड जोन में होते तो शायद आप भी यहाँ पे नहीं आते। अब रेड जोन में हमारा जो कंटेनमेंट का एरिया है, हम उसको इसलिए उसमें अलर्ट में रखते हैं ताकि हम और काम करें, कि हम इस गफलतशारी का शिकार नहीं हो जाएंगे, कोई नहीं हमारे अब केस नहीं आ रहे तो फैलने का और जो है वो मौका मिल सकता है, तो इसलिए हम उसमें अलर्ट रहते हैं। सवाल है कि जो हमारे लद्दाख के बाहर सीनियर सिटीजन स्टूडेंट्स का इनखला होने जा रहा है, SOPs बनाया जा रहा है, तो ऐसे में कि बहुत लोगों की तादाद करगिल आ रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया उस चैलेंज से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रही है? वो लोग लाने की सूरत में क्या उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा या होम क्वारंटीन होगा? देखो, इसमें हमने 2 चीज़ें की हैं कि जो भी अभी हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया कि किस तरीके से, एक तो हम इनको फेज मैनर में लाएंगे, और सबसे पहले हमारा फेज मैनर में ये है कि जो जम्मू में करगिल हाउस है और जो जम्मू में बॉयज़ हॉस्टल है, हम सबसे पहले उसको खाली करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो जाहिर बात है एक दिन में तो करगिल पहुँचना मुश्किल है, तो जब आते हैं तो उनके लिए जगह भी मुहैया करवानी है। ठीक,
तो हमने वो सब फर्स्ट फेज़ में हम पेशेंट को और वो जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं खासकर उनको जो है हम वहाँ से लाएंगे। और दूसरा, जब हमारी यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, उस स्क्रीनिंग में जो है वो क्लियर कट ये डिफाइन हो जाएगा कि अगर कोई आदमी सिम्टोमेटिक है उसको हम एकदम से अलग कर देंगे, उस ग्रुप पूरे को अलग कर देंगे और उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कराएंगे और उसके बाद उनका सैंपलिंग ले लेंगे, टेस्टिंग कराएंगे। अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उनको वापस भेजेंगे, अगर नहीं है तो फिर हमारा पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है। लेकिन फिर भी हम जो है, अगर वो सिम्टोमेटिक है तो फिर भी हम 14 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कराएंगे। जिनका कोई सिम्टम नहीं है उनको हम जो है होम क्वारंटीन स्ट्रिक्टली करवाएंगे और उनको मॉनिटर रखेंगे, जिसके लिए हमारे पास एक कमेटी बनी है जिसमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, बीडीसी के चेयरमैन्स हैं, हमारा नंबरदार चौकीदार है, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर है जो उस विलेज का है या उस विलेज में काम करता है। तो ये सारी एक टीम बनेगी जो उसको पूरी सर्विलेंस में रखेगी, क्योंकि होम क्वारंटीन जो है वो बेस्ट इसलिए होती है। इंस्टीट्यूशनल हमें सिर्फ उसी कंडीशन में करना है जहाँ पे कोई भी केस हमारे पास सिम्टोमेटिक है, जिसको किसी किस्म का कोई सिम्टम है, फीवर है, बुखार है, जुकाम है। तो अदरवाइज होम क्वारंटीन बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो अपने अलग घर में जाता है, अलग कमरे में रहता है आराम से और साइकोलॉजिकली भी फिट रहता है, उसके पास वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है और हमारी टीम जो है वो सुबह शाम जो है उसको मॉनिटरिंग में डालेगी और वो वहाँ पे काम होगा उसका। आम देखने को मिल रहा है कि एक शिकायत की, जिस तरह से अभी बेमाथंग में जो वहाँ से सब्जियाँ लाया जा रहा है, थोड़ा भीड़ ज़्यादा होती है बनिस्बत अगर उसकी जगह पे अगर अपने गोदामों का ये जो ट्रक वगैरह वहाँ से अनलोड होगा तो न भीड़ होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। तो ये पब्लिक की एक शिकायत है कि वहाँ कुछ खास इंतजाम नहीं है और भीड़ भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे आप ये बोल रहे हैं तो ये पब्लिक की शिकायत नहीं है, ये दुकानदारों की शिकायत है, पब्लिक की शिकायत नहीं। पब्लिक में आप भी हैं, मैं भी, हम तो शिकायत कर नहीं रहे। तो जो दुकानदारों की शिकायत है, इसमें एक चीज़ हमें सबको समझनी है कि ये सिर्फ डीसी की, एसपी की या अली साहब आपकी, सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी नहीं, ये हर उस शहरी की, हर उस नागरिक की जो करगिल का यहाँ पे है, उसकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम अपने इलाके को, अपने एरिया को सेफ रखें। जो बाहर से ड्राइवर आ रहा है, जो वहाँ से गाड़ी ला रहा है, तो ये आपको भी पता है कि हमें पता ही नहीं है कि उसका ओरिजिन क्या है। वो जम्मू से आया है, वो तबलीगी जमात से आया है, वो कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया है। हम प्योरली इसकी बात करते हैं कि इस बीमारी को लेके, किसी के ऊपर पर्सनली कोई बात हम नहीं कर रहे। तो अगर इस बीमारी के रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमें किसी की गारंटी नहीं है। हम सिर्फ एक टेम्परेचर चेक करते हैं और टेम्परेचर चेक मतलब एक नॉर्मली आदमी को देखते हैं कि भाई इसको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से इसमें हम इसको रोकें या इसको आगे आने दें। तो जब हमें कोई इस चीज़ की जो है वो गारंटी नहीं है, तो हमें अगर किसी को लाना है, तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हमें पब्लिक को एसेंशियल सर्विसेज देनी है और बिल्कुल हम दे रहे हैं और देंगे भी। इनसे साथ साथ जो है वो आवाम का तहफ़्फ़ुज़, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है, उसको हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बियामाथांग में जाएंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कम से कम भी 200 गाड़ी या 300 गाड़ी हमारी अल्टरनेट डेज पे जो है यहाँ पे ट्रांसशिप होती है। ले वाली गाड़ियाँ जो हैं वो अलग ग्राउंड में होती हैं, करगिल वाली गाड़ियाँ अलग ग्राउंड में होती हैं और उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस है हमारा। वहाँ पे पुलिस की गार्ड लगी हुई है, वहाँ पे जो ड्राइवर है, वहाँ मिक्सिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। ड्राइवर को हम गाड़ी से बाहर आने ही नहीं दे रहे। तो गाड़ी में जो लेबर है, उस सामान को कौन उतारा, वो यहाँ की लोकल लेबर है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ की जो लोकल लेबरर्स जो हैं हमारे पास, तो उन सबको जो है इस चीज़ का पालन भी करना है और हमारी टीम जो है वो बिल्कुल कर रही है इस चीज़ को। उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने वहाँ पे जो हमारा स्टेडियम है उसमें भी हमने जो है वो क्वारंटीन के लिए रूम भी रखे हुए हैं, वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी, ऐसी किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं और ना है, क्योंकि हम डेली मॉनिटरिंग में उसका काम जो है वो कर रहे हैं। मेरा पब्लिक से, आपके ज़रिए, आपके माध्यम से, मीडियम से यही अपील है कि सबसे पहली बात है कि हमें एक ज़िम्मेदार बनना है और एहतियात बरतना है अपने के साथ और अपने प्यारों के साथ। उसमें किसी किस्म की कोई गफलत नहीं बरतनी है। अगर उसमें गफलत बरतेंगे तो मुझे लगता है फिर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरा मेरा मैसेज ये है कि जब ये क्राइसिस कुदरती तौर पे है तो हम जितना घरों में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, घरों में रहेंगे। इबादत देखो घर में भी होती है, ऐसा कहीं नहीं कहा कि, कहीं नहीं लिखा कि भाई नमाज मस्जिद में ही कबूल होती है
और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई घर में कबूल नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम अपने घरों में बैठ के करेंगे, इससे हमारी हिफाजत भी होगी और हमें इस बीमारी से निपटने में जो है वो मदद भी मिलेगी। और इसमें सिर्फ आपका रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल या मजहबी इदारों का रोल तक ही महदूद नहीं है। हर वो आदमी जो करगिल से जुड़ा है और करगिल में है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने आप के आगे पीछे के लोगों के साथ जो है वो इस चीज़ को जो है वो समझना पड़ेगा और घर में बैठना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं। फिर उसके बाद लास्ट में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोग खासकर जम्मू में हैं, श्रीनगर में हैं या मुख्तलिफ हिस्सों में है, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में है, मेरी उनसे यही अपील है कि हम एक प्लान्ड वे में जो है उनको इवैक्यूएट करेंगे वहाँ से। और इवैक्यूएट जो करने के लिए आप देखेंगे कि सिर्फ वहाँ से लाना नहीं है, हमें बसेस अरेंज करनी है। आज आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस जितनी भी हैं वहाँ ड्राइवर अवेलेबल नहीं, तो हमें सारी चीज़ें अगर मान लो वहाँ अवेलेबल नहीं है तो हमें करगिल से बस भेजनी पड़ेगी। तो आपको भी पता है कि करगिल से जम्मू जाने में बस को कितना टाइम लगेगा। तो किसी भी किस्म की कोई हड़बड़ी ना करें, हमारे पास प्रॉपर वे में प्लान है, हम हर आदमी को जो है वो निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ जो है वो कोऑपरेशन करें और ख़ासकर किसी भी रश में या किसी भी र्यूमर में बिल्कुल ना आए। कोई भी अगर चीज़ हो तो जब तक आप DC ऑफिस से कंफर्म नहीं करें तो र्यूमर्स में आपको नहीं आना। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।